Hello everyone, welcome again to online session of Monologue classes. I'm Dinesh Kumar and I will discuss in today's session with you the current legal GK topics from 1st October 2023 to 15 October 2023. So now we come to the important topics. So the Digital India Act 2023, it has replaced the Information Technology Act 2000। अब क्योंकि हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ये आउटडेटेड हो गया था। आउटडेटेड क्यों हो गया था? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में काफी चेंजेस आए हैं और जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ये उनके अनुसार नहीं है। ठीक है, तो इसलिए लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक नए कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी और इसलिए हमने जो हमारा अर्लियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था दैट वाज ऑफ ईयर 2000, इसको रिप्लेस करके पार्लियामेंट ने एक नया कानून पास किया है दैट इज द डिजिटल इंडिया एक्ट 2023। Now we come to the objective of this act. So it formulate adaptable rules to accommodate evolving technologies। तो जैसे हमने बताया कि जो हमारा नया एक्ट है डिजिटल इंडिया एक्ट है ये नई इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी के अनुसार है। तो देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो वी आल्सो नीड टू चेंज द लॉज। सेकंड पॉइंट कहता है इट एस्टैब्लिश एक्सेसिबल मैकेनिज्म फॉर एड्रेसिंग ऑनलाइन एंड क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो जब ऑनलाइन सिविल एंड क्रिमिनल ऑफेंसेस को ये रेगुलेट करता है तो मतलब अगर कोई पर्सन ऑनलाइन सिविल या क्रिमिनल ऑफेंस करता है तो उस पर्सन की लायबिलिटी इस एक्ट में फॉल करेगी। नेक्स्ट, डिलीवरी टाइमली रेमेडीज, रिजॉल्व डिस्प्यूट एंड एनफोर्स द रूल ऑफ लॉ ऑनलाइन। तो अभी तक क्या हो रहा था कि हमारे जो देश के और कानून है लाइक आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, they mainly used to cover the physical offenses and there were very less regulations to cover the online offenses. So it provided legal framework with respect to the regulation of all the current offenses related to the technology. नेक्स्ट, इसकी सेलिएंट फीचर्स क्या हैं? तो पहली फीचर है इसकी कि इसने रिप्लेस किया है आईटी एक्ट को, जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सेकंड पॉइंट क्या है? इट फोकसेस ऑन द ऑनलाइन सेफ्टी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, एंड इट एंश्योर ओपन इंटरनेट रेगुलेटिंग अकॉर्डिंग टू द न्यू एज टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि ये अदर लॉ के कोऑर्डिनेशन में काम करता है। तो ऐसा नहीं देखिए कोई भी लॉ जो होता है वो इंडिविजुअल काम नहीं करता, तो हर लॉ जो है वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे लॉ से रिलेटेड होता है। अब इसके जो सेकंड पॉइंट्स है, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। पॉइंट क्या है? रिव्यू द सेफ हार्बर प्रिंसिपल। अब नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस व्हाट इज दिस सेफ हार्बर प्रिंसिपल। ठीक है, सेफ हार्बर प्रिंसिपल ये है, it was given under section 79 of Information Technology Act. It was given under section 79 of Information Technology Act 2000। और ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई भी पर्सन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक ट्विटर हुआ, लाइक फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, इस पर कोई पर्सन ऑफेंसिव कंटेंट पोस्ट करता है, तो उसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कोई लीगल लायबिलिटी नहीं होती। लेकिन अब जो नया डिजिटल इंडिया एक्ट है इसमें गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि इसको हटा दिया जाए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई पर्सन ऑफेंसिव कंटेंट पोस्ट करता है तो यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी लायबिलिटी होगी। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट उस कंटेंट को हटाने के लिए बोलती है
और वो नहीं हटाता है तब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लायबिलिटी होगी। नेक्स्ट क्या है, इट प्रोवाइड्स मैंडेट स्ट्रिंजेंट नो योर कस्टमर केवाईसी रिक्वायरमेंट फॉर वेयरेबल डिवाइसेस। ठीक है, तो हर डिवाइस के लिए केवाईसी मैंडेटरी हो गया। ठीक है, तो जो अब अगर किसी पर्टिकुलर डिवाइस से कोई एक्टिविटी होती है तो उसको फिर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये दिस एक्ट इज इन अलाइनमेंट विद द डिजिटल इंडिया गोल्स फॉर 2026। तो जो हमारा डिजिटल इंडिया गोल है 2026 का, ये उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो जो हमने आपके साथ ये 3 पॉइंट डिस्कस करे हैं, these 3 points are very very important. Now, नीड फॉर डिजिटल इंडिया एक्ट। तो क्यों इसकी आवश्यकता हमें पड़ी? तो पहली आवश्यकता हमको इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा जो आईटी एक्ट था, दैट वाज नॉट एबल टू रेगुलेट ऑल द एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज रिगार्डिंग इंटरनेट और ऑनलाइन एक्टिविटीज। नेक्स्ट, हमारे देश में जो करंट रेगुलेशन थे वो सफिशिएंट नहीं थे टेक्नोलॉजी से संबंधित ऑफेंस को डील करने के लिए या उसको कंप्लाई करने के लिए। फिर क्या है, हम जो करंट में चैलेंजेस आ रहे थे उनको नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे या उनको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे। अब ये जो एक्ट है क्या करता है, जो हमारे ई कॉमर्स की नीड है, ऑनलाइन कंटेंट की नीड है, या जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस है, उन सबको पूरा करता है, सबको कवर करता है। तो इसकी जो अप्रोच है वो होलिस्टिक अप्रोच है। होलिस्टिक अप्रोच मतलब कवरिंग ऑल एस्पेक्ट। और ये जो हमारा एक्ट है, इट इज अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल अलाइनमेंट। तो जो हमारे ग्लोबल या इंटरनेशनल लेवल पर टेक्नोलॉजी से संबंधित कानून है, ये उन्हीं की तरह बनाया गया। नाउ अब हम सोचते हैं कि अब हम देखते हैं कि इसके चैलेंजेस क्या आएंगे अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए, हमने कानून तो बना दिया, बट वी आल्सो हैव टू फेस द चैलेंजेस। ठीक है, और वी शुड आल्सो बी अवेयर अबाउट द चैलेंजेस which will come in our way while we will implement this particular law. तो एक तो पहला चैलेंज आएगा कि इसमें रेगुलेशन बहुत ज्यादा होंगे, तो बर्डनसम कंप्लायंसेस। अब ये जो रेगुलेशन है, ये जो बिजनेस एक्टिविटीज होंगी उस पर बर्डन की तरह काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अफेक्ट कर सकता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो पॉइंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दिया गया है 19(1)(a) में। ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दिया गया है 19(1)(a) में। ठीक है, हमारे पास ये बोलने का अधिकार है, लेकिन बोलने के अधिकार में लिखने का अधिकार भी शामिल होता है और जानने का अधिकार भी शामिल होता है। मीन्स को जिसको हम बोलते हैं राइट टू नो और राइट टू इंफॉर्मेशन। ऑल दो राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए एक स्पेशल लॉ बन गया है, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो अब अगर हमसे कोई ये पूछता है कि राइट टू नो या राइट टू इंफॉर्मेशन हमारा कौन सा राइट है, तो इट विल बी अ स्टैट्यूटरी राइट। स्टैट्यूटरी राइट क्यों होगा? क्योंकि इस पर एक नया कानून बन गया है। ठीक है, अब इससे संबंधित एक इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ और शेयर करता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देयर वाज सेक्शन 66A इन आईटी एक्ट 2000। ठीक है, 66 से कहता है कि अगर कोई पर्सन सोशल मीडिया पर या सोशल मीडिया वेबसाइट पर कोई ऑफेंसिव कंटेंट पोस्ट करता है तो वो 3 साल के अपराध के लिए लायबल होगा। ठीक है, 3 साल का पनिशमेंट उसको मिलेगा उस अपराध के लिए जो कि उसने सोशल मीडिया पर किसी कंटेंट को पोस्ट करके किया है। ठीक है, अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया, सेक्शन 66A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। केस का नाम था श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2014 का केस है। इस ग्राउंड पर किया गया कि अगर हम कोई कंटेंट सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो वो, अगर सरकार उसको एक पनिशेबल ऑफेंस बनाती है, अगर पार्लियामेंट उसको एक पनिशेबल ऑफेंस बनाती है, तो इट विल बी अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a).
तो ऑनरेबल कोर्ट ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, इस कंटेंशन को एक्सेप्ट किया और इस डिसीजन से इस सेक्शन को हटा दिया गया। ठीक है। अभी क्या है कि जो जिसे ये सेफ हार्बर प्रिंसिपल को अगर हटाया जा रहा है या इसको रिव्यू किया जा रहा है, तो सेफ हार्बर प्रिंसिपल क्या कहता है कि उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कोई लायबिलिटी नहीं होगी अगर कोई ऑफेंसिव कंटेंट उस पर किया जाता है। लेकिन अगर सरकार ने इसको हटा दिया और यहाँ पर उसकी लायबिलिटी क्रिएट कर दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, या इंटरमीडिएटरी भी बोलते हैं उसको, इंटरमीडिएटरी भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे राइट्स हैं, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको कर्व किया जा सकता है। सेकेंडली, मैंने एक रिसेंटली आपके साथ एक न्यूज़पेपर में डिस्कस की थी फैक्ट चेक यूनिट। तो सरकार एक फैक्ट चेक यूनिट भी बना रही है। ठीक है। तो वहां पर इंटरमीडिएटरी की लाइबिलिटी होगी कि अगर किसी पर्सन ने कोई ऐसा कंटेंट पोस्ट किया है विच इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, तो उस पर्सन, उस केस में भी उस इंटरमीडिएटरी की लाइबिलिटी हो जाएगी या सोशल मीडिया वेबसाइट की लाइबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट चैलेंज क्या आएगा हमारे सामने? रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिएगा, अब हमारे पास एट प्रेजेंट जो है उतने रिसोर्सेज नहीं है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम इस एक्ट को प्रॉपरली कर पाए। लेकिन यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज की बात है, तो दीज कैन बी मैनेज बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। तो यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसको बैलेंस करना है वेरियस स्टेक होल्डर्स। ये इसके साथ में एक चैलेंज। ठीक है। अब जैसे सर्विलेंस और प्राइवेसी, तो यहाँ पर प्राइवेसी के रिगार्ड में भी कुछ कंसर्न्स आएंगे। ठीक है। कंसर्न कैसे आएंगे? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में कहा है, केस का नाम है जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो वो राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट। ठीक है। अब यहाँ पर जो डेटा है वो लोकलाइजेशन या डेटा का क्रॉस बॉर्डर डेटा भी जा सकता है, जिससे अब जैसे मान लिया हमने कोई डेटा पोस्ट किया और वो डेटा का मिसयूज हो गया, सो दिस विल आल्सो अमाउंट टू द राइट टू violation of the right to privacy. So these are some concern. Now we come to the next news, और ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम एक लीगल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। अभी महाराष्ट्र में डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रोसीडिंग चल रही है। ठीक है। इसकी हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो एक पार्टी है शिवसेना। शिवसेना पार्टी को कॉन्स्टिट्यूट किया था या रजिस्टर्ड करा था बाला साहब ठाकरे जी ने। अभी इस पार्टी को, इसके चीफ थे उद्धव ठाकरे, और इस पॉलिटिकल पार्टी के एक मेंबर थे एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे भी इसके मेंबर थे। क्या हुआ, कुछ समय बाद एकनाथ शिंदे अपने कुछ एमएलए के साथ, ठीक है, उन्होंने इस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दिया, और यानी कि ये पॉलिटिकल पार्टी दो भागों में बट गई। फिर एकनाथ शिंदे ने ये चैलेंज किया कि ही होल्ड्स द रियल शिवसेना। तो उसको, उनको ये पॉलिटिकल पार्टी भी मिल गई और इसके जो सिंबल हैं वो भी यूज करने का अधिकार उनके पास आ गया बाय वर्च्यू ऑफ द डिसीजन ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है। नाउ जो उद्धव ठाकरे जी हैं, उन्होंने इन लोगों की, जो कि उनकी पार्टी को छोड़कर गए थे, डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी उनके अगेंस्ट। लेकिन एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, और जो डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग्स होती हैं वो कौन देखता है? वो देखता है स्पीकर ऑफ द कंसर्न हाउस, यानी कि स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर वो देखता है। अब प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि ऑनरेबल कोर्ट ने उनको कहा कि भाई आप इनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है उस पर जल्दी आप डिसीजन लें, और उस केस को, डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर को आप एक टाइम बाउंड मैनर में डिसाइड करें। लेकिन जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने कोर्ट की इस बात को नहीं माना और कोई टाइमलाइन डिसाइड नहीं की।
इस पर और जो हमारे चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ जी, ठीक है, वो थोड़ा सा नाराज हुए और उन्होंने ये कहा कि जब एक स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित डिसीजन लेता है तो वो एक स्पीकर की तरह नहीं काम करता, रादर ही एक्ट एज ए ट्राइब्यूनल और इलेक्शन ट्राइब्यूनल, तो वो एक इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तरह काम करता है। अब यहाँ पर इसलिए जो है उस पर कोर्ट का ज्यूरिस्डिक्शन हो जाता है, क्योंकि वो कौन सा काम कर रहा है, वो एडजुडिकेटरी फंक्शन करता है। एडजुडिकेटरी फंक्शन कौन से होते हैं, एडजुडिकेटरी फंक्शन का मतलब होता है ऐसे फंक्शंस which are related to the adjudication or solution of a particular dispute। तो टेक्निकली जब हम किसी डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं तो उसको एडजुडिकेशन बोलते हैं लीगल लैंग्वेज, ठीक है। और कोर्ट ने ये कहा कि जो डिसीजन होगा और जो प्रोसीडिंग्स हैं किसकी, स्पीकर की, रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ दिस स्टेट लेजिस्लेचर, these are not independent, rather these are subject to the review by the court, these are subject to review by court। तो अभी जनरल रूल क्या होता था कि जो स्पीकर है वो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर माने जाते थे, ठीक है। अब कैसे, क्योंकि जो कोर्ट है दैट फॉल अंडर द जुडिशरी, तो तीन ऑर्गन होते हैं स्टेट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो कोर्ट जुडिशरी में फॉल करते हैं। लेकिन इस केस में सिचुएशन में कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, जो भी इसका डिसीजन होगा किसका, स्पीकर का, दैट वुड बी सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू बाय द कोर्ट। इसका मतलब उनके डिसीजन की लीगैलिटी को चेक करने का राइट कोर्ट के पास है। नाउ उन्होंने स्पीकर को एडवाइजरी करी कि, और स्पीकर को एडवाइज करने के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से कहा कि आप उनको एडवाइज करें कि वो इसको एक टाइम बाउंड मैनर में करें, क्योंकि स्पीकर जो है दैट मे नॉट बी वेल वर्स्ड इन द लॉ, ठीक है, लॉ की जो टेक्निकलिटीज है उनके बारे में वो बहुत ज्यादा अवेयर नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से कि वो आप उनकी हेल्प करें, ठीक है। और उन्होंने कहा कि भाई जो स्पीकर है इनकी जिम्मेदारी है कि एक टाइमली मैनर में किसी भी डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करें। और ऑनरेबल कोर्ट ने जो है इनको एक कुछ टाइम लाइन बनाने के लिए बोला है और 17 अक्टूबर जो है इसकी नेक्स्ट हियरिंग रखी है। तो मेन पॉइंट इसमें ये है, जो भी क्रक्स है इस स्टोरी का, क्रक्स इसका ये है कि स्पीकर, और वी कैन से द डिसीजन ऑफ स्पीकर रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन is subject to the review by court। बस दिस इज द मेन पॉइंट, सब्जेक्ट टू द रिव्यू बाय कोर्ट। तो मतलब कोर्ट उनके डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं। So dear students, I have discussed all these important topics with you in today's lecture. I will come again with more such videos or lectures. Till then, thank you very much. Goodbye.